दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय आंदोलनों के बारे में। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रंगपुर डी। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये किस तरह की समस्या थी, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेज़ों के शासनकाल में कई जगहों पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किसान आंदोलन हुआ करते थे। उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी हमने दो अलग अलग क्षेत्रों में डिस्कस कर चुके थे कि कहाँ पे किस तरीके का माहौल था। जैसे दक्कन के किसान किस तरह से आपका प्रदर्शन कर रहे थे, इसी क्रम में हम रंगपुर के जो किसान थे वो कैसे आंदोलन कर रहे थे उनका डिस्कशन करने वाले हैं। रंगपुर डी जो विद्रोह है वो आपका रंगपुर जिला जो कि बंगाल के अंतर्गत आता है 1783 के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। तो ये तो घटनाक्रम हो गया कि कहाँ पे और कब ये आपका किसान विद्रोह हुआ था, किन कारणों से हुआ था वो समझते हैं। कई किसानों व जमींदारों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कर जो लिया जाता था उसका विरोध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया ये आपका आंदोलन था। अब कारण की चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से आपका रंगपुर डी का विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया। जैसा मैंने पहले भी बताया कि रंगपुर जो है वो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी का एक ज़िला था, एक जगह थी जहाँ पे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कर प्राप्त करना चाहते थे वो। क्योंकि आप जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र जो प्रमुख उद्देश्य होता था कि अधिक से अधिक कर को कलेक्ट करना, और यही कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा करता था। अब मैंने कई तरह की कर व्यवस्था के बारे में चर्चा की है, जैसे रैयतवारी कर व्यवस्था के बारे में चर्चा की है, ठीक है, महलवारी कर व्यवस्था के बारे में चर्चा की है। इसी तरीके से इजारदारी एक व्यवस्था है, ठीक है। इजारदारी एक व्यवस्था है जिसमें फिक्स फॉर साल में, मतलब 5 साल के लिए एक निश्चित बोली लगाई जाती थी। जो ज़मींदार बोली लगाता था अधिक से अधिक, उसी को उस क्षेत्र की ज़मीन दे दी जाती थी। तो 5 साल की बोली एक बार में लगती थी। मैंने इससे पहले जो रैयतवारी व्यवस्था बताई थी उसमें क्या होता था कि किसान जो है वो आपका टैक्स फिक्स किया जाता था 1 साल के लिए, वो सीधा किसको देता था, अंग्रेजों को देता था। लेकिन आपका इजारदारी में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। इजारदारी में व्यवस्था ऐसी थी कि ज़मींदारों की 5 साल के लिए बोली लगती थी, जैसे ऑक्शन लगता है ना आईपीएल वगैरह में, तो उसी तरीके से बोली लगती थी और जो सबसे अधिक ऑक्शन में पैसा देता था उसी को दे दिया जाता था उस क्षेत्र का कर वसूलने के लिए। अब यही हुआ होगा रंगपुर में। तो रंगपुर में किसी जिस ज़मींदार को जिसने बोली अधिक लगाई उसको मिल गया, उसका ज़मींदारी मिल गई। अब वो क्या हुआ कि किसानों से अधिक कर वसूलता था ताकि उसको भी लाभ हो। तो यही कन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला विषय था। अब जैसे मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो मुख्य उद्देश्य जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कमाना था। अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को कलेक्शन करना था, और इजारदारी व्यवस्था को वो यहाँ पे अपना रहे थे। जो कृषि जो है इकोनॉमी है कई बार सफ़र करते थे, ठीक है। जो किसान होते थे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कई बार जैसे कभी बाढ़ की वजह से, कभी सूखा की वजह से संकट में पड़ जाती थी। अब कई बार भुखमरी की वजह से या फिर भारी कर्ज की वजह से किसान परेशान रहते थे। उसमें भी आपका जो ज़मींदार थे वो अपना टैक्स अधिक से अधिक कलेक्ट करना चाहते थे। तो उसी मद में वो किसानों से को परेशान करते थे। किसानों के कर्ज का जो रेट है वो बढ़ा देते थे, टैक्स रेट। तो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा लिया जाता था। किसानों के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया था कि वो इसको पे कर पाएँ। मतलब जो टैक्स रेट तय किया गया था किसानों के द्वारा उसको पे कर पाना बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे वो, ठीक है। अब ज़मींदार भी परेशान थे। अब आप सोचोगे कि ज़मींदार क्यों परेशान है, क्योंकि आप समझिए कि 5 साल के लिए जब ऑक्शन हो गया है तो अंग्रेज़ों के पास तो निश्चित पैसा जो है वो आपका आ चुका है। अब दिक्कत किसको हुई, ज़मींदार को हुई। जब उसके पास पैसा उसको अपने जेब से भरना पड़ गया तो ज़मींदार अलग परेशान थे इस व्यवस्था से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जो है ज़मींदारों से की जाती थी, ये ज़मींदारों के लिए भी एक परेशानी का विषय था। तो इस तरीके से रंगपुर से जो शुरुआत होती है, इसमें आपका एक देवी सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, देवी सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो कि रंगपुर व दिनाजपुर का, ठीक है, ज़मींदार था। वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा परेशान थे। देवी सिंह की बात किया जाए तो वो एक कुछ ऐसे ज़मींदारों में आता था जो कि खुद परेशान था, उसको अधिक से अधिक टैक्स देना पड़ रहा था अंग्रेज़ों को। वो इस बात से वो अभी परेशान था। अब रंगपुर डी के बारे में जो अपराइजिंग हुई है, जो विद्रोह हुआ है, लोगों का आंदोलन फूटा है, गुस्सा फूटा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देवी सिंह ने कड़े कदम उठाए। अब भाई जैसे ज़मींदार देवी सिंह ज़मींदार है और उसको अंग्रेज़ों को पैसे देने हैं तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसे कदम उठाएगा जो कि उसके हित में है। तो जो कि उसने जो कड़े कदम उठाए, मतलब किसानों के टैक्स को बढ़ा दिया, उनसे ज़बरदस्ती वसूलना शुरू कर दिया। तो उसने किसानों के खिलाफ आपका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ठीक है। किसानों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखा गया कि हमारे साथ इस तरह की बर्ताव हो रहे हैं और हमारी खेती उतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको इतना टैक्स दे पाएँ, तो कृपया हमारी मदद करें। लेकिन देवी सिंह ये सब मानने को इनकार कर दिया। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखा गया फिर भी कुछ सहायता नहीं प्राप्त हुई। मतलब किसानों के द्वारा देवी सिंह जमींदार के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखा गया किसानों के द्वारा, रंगपुर के किसानों के द्वारा, ठीक है। लेकिन उनको वहाँ से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हो जमींदार और अंग्रेज़ों की मिली भगत हुआ करती थी। इसीलिए 18 जनवरी 1783 को विद्रोह शुरू हो गया। किसानों व जमींदारों ने
काकीना, काजिरहट, टेपा, परगना पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि किसानों ने मिल करके अंग्रेजों के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब वहाँ के जो टैक्स का जो जितना भी अधिकार था उसको सब खत्म कर दिया। तो मतलब कुछ क्षेत्रों में किसानों जमींदारों ने मिल करके हमला बोला और अंग्रेजों के कई पार्ट को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कोर्ट पर भी हमला कर दिया, सोचिए कि मतलब, और उसके बाद वहाँ जो कैदी थे उनको भी रिहा करके भगा दिया। अब वो 5 हफ्ते तक वहीं जमे रहे। मतलब कि जिन जिन क्षेत्रों की मैंने बात की, चाहे काकीना की बात किया हो, काजीरहट की बात किया हो, टेपा की बात किया हो, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे परगना थे जहाँ पर इन लोगों ने 5 हफ्ते तक अपना कदम जमाए रखा। और वो साथ में पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। कहने का मतलब कि वो क्या करते थे कि उनका शासन अलग से चलता था, वो अंग्रेजों की बात को अनसुना करते थे, उनका शासन एकदम अलग था अंग्रेजों से। भारत के अन्य क्षेत्रों में तो अंग्रेजों का शासन चलता था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये किसान और जमींदार आपका अपना शासन करने लगे थे। केना सरदार एक प्रमुख नेता था, ठीक है। अब भाई कोई ना कोई तो नेता रहता है, तो जो केना का सरदार था वो इनका प्रमुख नेता बन चुका था। दीनापुर में भी विद्रोह शुरू हो चुका था। अब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र में कोई भी आंदोलन चल रहा है, उसका असर आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ना शुरू हो जाता है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो यही आपका दीनापुर क्षेत्र में भी होने लगा था। रंगपुर में जो देखने को मिल रहा था वही विद्रोह आपका दीनापुर रीजन में भी देखने को शुरू हुआ। अब बाद में विद्रोह दबा दिया गया और कई विद्रोही मारे भी गए। अब ऐसा नहीं था कि अंग्रेज उनको दबा नहीं पाए। और मैंने बहुत बार ऐसा कहा है कि अंग्रेज क्या करते थे, उनके पास एकमात्र जो हथियार होता था कि वो कुछ नहीं करते थे, वो सीधा क्या करते थे कि गोली चलवा देते थे और सशस्त्र विद्रोह जो लोग करते थे उनका दमन कर देते थे। इस तरीके से विद्रोह को दबा दिया गया। अब इस रंगपुर विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा अंग्रेजों पर, उसको बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इजारदारी प्रथा की गलतियों को उजागर किया। जैसा कि कई बार होता था कि हर जो प्रथा, हर टैक्स कलेक्ट करने की प्रथा हर क्षेत्र में सही नहीं हो सकती है, उनकी कमियों को उजागर करने का काम इस आंदोलन ने किया। विद्रोह तो दबा दिया गया, फिर भी सरकार ने कुछ नए सुधार लाए और नए सुधार किया। नया व परमानेंट व्यवस्था लागू की। अब जैसा कि रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था, वो रैयतवाड़ी सिस्टम में था कि उनके ज़मीन के क्वालिटी के हिसाब से उनसे टैक्स वसूला जाता था, तो वो कहीं ना कहीं ठीक था। ज़मींदारों का उनमें आपका मध्यस्थता नहीं थी, उनको सीधा क्या कलेक्ट किसको करके देना था, अंग्रेजों को देना था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था तब भी अच्छी थी, महलवाड़ी व्यवस्था तब भी ठीक थी, लेकिन जो इजारदारी व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान पहुंचाती थी अंग्रेजों को, मतलब कि ज़मींदारों को भी और किसानों को भी। तो उसको उन्होंने एक परमानेंट व्यवस्था लागू की टैक्स वसूलने की। विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम की एकता देखने को मिली, क्योंकि किसान हिंदू भी हो सकते थे और बंगाल में मुस्लिम किसान की मात्रा भी ठीक ठाक थी, क्योंकि ये वह समय था जब बंगाल विभाजन नहीं हुआ था। आज के डेट में जो आप बांग्लादेश देखते हो जिसमें कि मुस्लिम बहुलता है, वह क्षेत्र भी बंगाल के अंतर्गत ही आता था। इससे यह बात साबित होता है कि बंगाल जो है उसमें मुस्लिम हिंदू एकता जो है वो आपका देखने को मिल सकती थी। तो यही हुआ इस पर्टिकुलर आपका किसान विद्रोह में। उम्मीद करता हूँ कि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।